अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जिस टॉपिक को स्टडी करना है वो एक की पॉइंट भी है इस चैप्टर का और बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसलिए आज से, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक नई अप्रोच होती है, आप लोगों ने मैट्रिक में नहीं पढ़ी होती तो उसमें बच्चों को इश्यूज़ आते हैं। बहरहाल हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना है कि कार्बन किस तरीके से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कर रहा है और किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, वटएवर जो हमने टॉपिक के बारे में स्टडी करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन के वर्ड को देखते हैं तो हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है जी? मिक्सिंग होता है। हाइब्रिड का मतलब ही मिक्सिंग है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे किसी चीज़ों की मिक्सिंग की जा रही है। होता ये है कि जो कार्बन से शुरू करते हैं कि कार्बन की हम लोग स्टडी करते हैं कि या पहले जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जिस टॉपिक को स्टडी करना है वो हमारा है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि इस चैप्टर का बहुत एक कह लें वाइटल पार्ट इस तरह से कि आप लोगों ने पहले आज तक हाइब्रिडाइजेशन को नहीं पढ़ा होता मैट्रिक तक, तो ये बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। इंशाल्लाह ताला आज मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपके लिए आसानी या आपके लिए कैलकुलेटिव फैक्टर बना सकूँ। हाइब्रिडाइजेशन के वर्ड को देखें तो हाइब्रिड का मतलब ही होता है मिक्सिंग। अच्छा, अब मिक्सिंग किसकी होती है? वो होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होती है। वो क्यों होती है, कैसे होती है, किस तरह से होती है, वो सारा हमने आज स्टडी करना है। पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन ये है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल having different energy and shape to give new orbitals having same energy. This is called hybridization। यानी कि किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी आपस में मिक्स होने से सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स बनाने को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये क्यों होती है हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी तस्करा हम कार्बन के साथ स्टार्ट करने लगे इंशाल्लाह ताला। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता है कि ऑर्बिटल्स आपके पास हैं SPDF, जो आपके पास सब शेल्स हैं SPDF हैं, इनकी एनर्जी डिफरेंट है। मतलब S की एनर्जी डिफरेंट है, P की एनर्जी डिफरेंट है। और आप शेप के बारे में बात करें तो वो आप जानते हैं S स्फेरिकल होता है, P डम्बल शेप का होता है। तो इनकी डिफरेंट एनर्जीज की वजह से अगर हम कहें कि कार्बन के बारे में, कार्बन बॉन्ड बनाता है, तो फिर तो अगर कार्बन में जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं वो S और P ऑर्बिटल दोनों हैं, तो उनकी एनर्जी डिफरेंट है। तो फिर ये बात समझ नहीं आती कि कार्बन कंपाउंड में क्या डिफरेंट एनर्जी के बॉन्ड बनाता है। ऐसा नहीं है, बॉन्ड सारे सेम बनाता है कार्बन, और वो जो जस्टिफाई करता है कॉन्सेप्ट वो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन है। ये अभी आपको इतना खास समझ नहीं आया, लेकिन ये कि इसको एक एग्जाम्पल के साथ या कार्बन के साथ हम स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला बड़ा आसान हो जाएगा। हम बात करते हैं कार्बन की कन्फिगुरेशन। एटॉमिक नंबर 6 है तो कन्फिगुरेशन है 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन की कन्फिगुरेशन है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की। तो 1s2 2s2 और ये जो 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल असल में डम्बल शेप होता है, तो ये 3 एक्सिस में होता है। P सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px 2py 2pz, यानी 3 ऑर्बिटल होते हैं P के अंदर, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम लोग 2p को बांट देते हैं उसकी एक्सिस में, तो 2px हो जाएगा, 2py हो जाएगा और 2pz हो जाएगा। ये क्यों मैंने बांटे? देखिए बेटे, बात यह कि S की शक्ल होती है स्फेरिकल। अब स्फेरिकल को आप y एक्सिस में घुमाएं, x एक्सिस में घुमाएं, z एक्सिस में घुमाएं, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता इसके ओरिएंटेशन में। लेकिन अगर आप देखें x y p को, तो px जो है वो डिफरेंट है, py की डिफरेंट रिएक्टिविटी एनर्जी है और pz की
डिफरेंट एनर्जी और रिएक्टिविटी है। इसका मतलब एस यानी स्फेरिकल शेप वाला ऑर्बिटल जो हमारा एस है उसकी एनर्जी डिफरेंट है, वो तीनों एक्सिस में सेम है, लेकिन पी एक्स पी वाई जी की अपने एक्सिस में तो एनर्जी सेम है, लेकिन एस और पी की आपस में जो है वो एनर्जी सेम नहीं होती। तो पी को हम उनके तीन ऑर्बिटल में बांट देते हैं जो कि पी एक्स पी वाई और पी जी कहलाता है। ये सिर्फ ग्राउंड सेट थी, मैंने कुछ खास काम नहीं किया, मैंने सिर्फ इनको जो आपका 1s2 लिखा था उसको 2p को मैंने मजीद खोल के लिख दिया उसके अपने ऑर्बिटल्स में। तो 2p में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और 0 इलेक्ट्रॉन 2pz के पास आ गया। ये आपके पास ग्राउंड सेट हो गई। अच्छा, अब वही वाली बात है कि मैं अगर बात करता हूं कि अभी हाइब्रिडाइजेशन से पहले बात करता हूं, कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन आया बॉन्ड लेके, एक इलेक्ट्रॉन लेके, एक हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन आया। लो जी, हमारे पास यहाँ पे ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कार्बन का, सिंपल, जो आप मैट्रिक तक पढ़ते आए। लेकिन बात ये है कि कार्बन के बॉन्ड बनाने में हिस्सा कौन कौन ले रहा है। देखो, पहला शेल जो होता है वो तो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले ही नहीं रहा कार्बन का, हमेशा के एलिमेंट का वैलेंस शेल हिस्सा लेता है। 1s2 आता है पहले शेल में, और पहला शेल बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता, तो 1s2 की तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे ना बॉन्डिंग में। हम बात करेंगे 2s की और 2p ऑर्बिटल सब शेल्स की, कि ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं क्योंकि ये वैलेंस शेल के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे 2s2 और 2p की जब बात करते हैं तो इसमें s और p दोनों बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे, लेकिन बात वहीं आ गई कि s की एनर्जी डिफरेंट है, p की एनर्जी डिफरेंट है। तो इसका मतलब कार्बन के जो 3 बॉन्ड हैं वो p वाले, उनकी एनर्जी सेम है, और जो चौथा बॉन्ड है जो s की वजह से बन रहा है उसकी एनर्जी डिफरेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता। बात समझ रहे हैं मेरी आप? मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो वैलेंस शेल है वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा है, वो है s और p। तो 4 बॉन्ड यहाँ से अभी भी समझ आएंगे जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में पढ़ेंगे बहरहाल बाद में, लेकिन एक जनरल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो 3 p ऑर्बिटल और एक s बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, तो एनर्जी तो डिफरेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कार्बन की जो एनर्जी होती है बॉन्ड बनाने में वो चारों ऑर्बिटल की सेम होती है। और वो कैसे जस्टिफाई होता है? वो हाइब्रिडाइजेशन के अप्रोच से होता है। और वो हमने पढ़ा कि ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स हो जाना डिफरेंट एनर्जी के, और मिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल बनाना जिनको डीजेनरेट कहते हैं और उनकी एनर्जी सेम होती है, उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब ये तो पहले ग्राउंड स्टेट हो गई ना, या आपके पास ग्राउंड स्टेट है, अभी कार्बन रिएक्ट नहीं करा। अब कार्बन की जब आप एक्साइटेड स्टेट पढ़ते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? 1s2 तो बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहा, वो ऐसे का वैसे ही रहेगा। 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके चला जाता है 2pz में। आपने ऑब्बो प्रिंसिपल भी स्टडी किया, उसके बाद सारी एनर्जी को ट्रांजिशन पढ़ के हमने ये बात की है कि ऑब्बो प्रिंसिपल में भी पढ़ा है हमने। तो फिर आगे हम लिखेंगे 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। ये आपके पास 4 नए ऑर्बिटल बन गए हैं, जिसमें अब आप देखें, सॉरी अभी नए ऑर्बिटल नहीं बने, अभी मिक्सिंग नहीं हुई है। यहाँ पे देखें कि आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके आगे चला गया, तो चारों ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, और इसको मजीद एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने स्टेबल होने के लिए। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने चूंकि एक्साइट करवा दिया है तो 2s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया है 2pz के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास 4 जो ऑर्बिटल हैं उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इस बात को स्टडी करें तो आपको शायद थोड़ी समझ आ रही हो कि अगर 4 ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं, जिससे ये आपको नजर आ रहा है, तो 3 p है और एक s बना रहा है, तो इनकी एनर्जी तो डिफरेंट होगी, लेकिन कार्बन के चारों बॉन्ड जो बनते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। वो हमें हाइब्रिडाइजेशन बताएगी, और वो इसलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को आज स्टडी करने लगे। अब बात यह है कि इसके पास एनर्जी कहाँ से आई? ये 2s से इलेक्ट्रॉन निकल के 2pz में कैसे चला गया? बेटा, इसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। असल में एक्साइटेशन, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग एक ही वक्त में हो रही होती है। तीनों चीज़ें एक ही वक्त में हो रही होती हैं, लेकिन उसको हम लोग स्टडी, क्योंकि हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, तो थ्योरेटिकल स्टडी में हम लोग पहले जो है वो हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं, उसके बाद हम बॉन्डिंग को दिखा रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पहले हाइब्रिडाइजेशन हो रही है एंड देन बॉन्डिंग हो रही है, ये तीनों चीज़ें एक ही वक्त में हो रही होती हैं। असल में जो एनर्जी वो मिलती है 2s को, इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे शिफ्ट, क्योंकि बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर नीचे से ऊपर वाले किसी सबशेल में जाता है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। वो कहाँ से आती है? वो इस तरह आती है कि जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में, देखें इनकी डिफरेंट एनर्जी है s की और p की, लेकिन जब ये आपस में मिक्स होते हैं तो मिक्स होने से ये ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल बनाते हैं। जो नए ऑर्बिटल बनते हैं मिक्स होने के बाद वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ज़्यादा स्टेबल होने का मतलब है कि उनके अंदर एनर्जी कम है, एनर्जी कम हुई है। ये जो एक्सेसिव एनर्जी थी इनकी ऑर्बिटल्स की, जो कि इसमें से एलिमेंट, जो इसमें से एक्सक्रीट हो गई, जो इसमें से इवॉल्व हो गई है, वो एनर्जी यहाँ पे 2s ने गेन की और वहाँ से इलेक्ट्रॉन 2pz के अंदर चला गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ,
जब एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी के मिक्स होते हैं तो वहाँ पर मिक्स होने पर वो ज़्यादा स्टेबल, यानी कम एनर्जी वाले, जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, कम एनर्जी वाले ज़्यादा स्टेबल डीजेनरेट ऑर्बिटल बनाते हैं, और वो जो एनर्जी अपने अंदर से ये इवॉल्व करते हैं वो एनर्जी 2s ऑर्बिटल गेन करता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से 2pz के अंदर चला जाता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे पहलू में इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो ये है कि कार्बन को अगर आप देखें यहाँ पर, तो कार्बन जो है वो ये भी फिल है, ये भी फिल है, 2px 2py 2 ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, तो कार्बन डाइवेलेंट नजर आ रहा है कि कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो उसका ये कहा जाता है जी कि जब 2s और ये 2px और 2py 2 बॉन्ड जब बन रहे होते हैं कार्बन के, तो बॉन्ड बनना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बॉन्ड बनना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है एक्सोथर्मिक हीट का इवॉल्व होना, एनर्जी का इवॉल्व होना। तो जब वो 2 बॉन्ड बना रहा होता है अपने डाइवेलेंट वाले, तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो 2s से इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करवाती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइवेलेंट से टेट्रावेलेंट बन जाता है और टेट्रावेलेंट वैलेंसी शो करता है। मैंने दोनों पहलू आपके सामने रख दिए हैं, दोनों कॉन्सेप्ट ठीक हैं, दोनों ऑथेंटिक हैं, आपको जो आसान लगे आप उसके हिसाब से उसको अडॉप्ट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अप्रोच के लिहाज से। तो बहरहाल आप एक्साइटेड स्टेट में आपके पास ये आ गए। अब ये ऑर्बिटल जब आपके पास मिक्स होते हैं तो वो 3 कंडीशन में होते हैं। ये 1s और 3p जब आपस में मिक्स होंगे तो आपके पास, अच्छा एक बात याद रखें, जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं, जितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उतने ही नए। मिसाल के तौर पर ये 1s है और 3p है, तो 4 ऑर्बिटल है ना जो मिक्स हो रहे हैं, तो नए बनने वाले भी 4 ऑर्बिटल होंगे। कैसे? इसका नाम होगा sp3 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 sp3। 4 ऑर्बिटल मिक्स होने से नए ऑर्बिटल बने, और ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, सबकी एनर्जी सेम है, इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। ये आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब ये आपस में किस तरह, मतलब अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्ड किस तरह बनते हैं, अब वो स्टडी करते हैं हम लोग। हम बात करते हैं मीथेन की। तो मीथेन को जब हम स्टडी करते हैं तो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है, हम कार्बन के पहले ये ऑर्बिटल बनाते हैं। और पहली बात तो ये कि आप ये देख लें कि sp3 की जो शक्ल होती है वो कुछ यूँ होती है, ऑर्बिटल की शक्ल। ठीक है, अब इनको हम लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये कार्बन है, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल आपके पास बन गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे चारों sp3 हैं, हाइड्रोजन 1s1 कन्फिगुरेशन, और 1s का मतलब पहला शेल उसका आखिरी शेल है, पहला सब शेल उसका आखिरी सब शेल है, तो वही बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है और वो सेफेरिकल होता है। तो ये आपके पास सेफेरिकल आ गया और यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ पे ये हो गया, ये भी ओवरलैपिंग हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपके पास, और ये भी ओवर। अब ये आपके पास CH4 का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं VBT और की थ्योरीज, और VBT की एक्सटेंडेड फॉर्म हाइब्रिडाइजेशन है, सारी आप पढ़ चुके हैं। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इनकी जो ज्योमेट्री है, इनकी जो शेप है, उसके बारे में कहता है, फिर उसको स्टडी कर लेते हैं। जो ये हमारे पास मीथेन है, इसकी जो ज्योमेट्री है, यानी सॉरी इसका जो एंगल है और वो कितना होता है 109.5 इसका एंगल है, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। मीथेन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। और आपने बॉन्ड भी पढ़े कोवेलेंट के, 2, एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है इसमें स्टडी करना। हेड टू हेड ओवरलैप जो होती है उससे आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है उसको आप क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं जी। ठीक है जी, वो सिग्मा बॉन्ड होता है, वो पाई बॉन्ड होता है। ये आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक ये 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? ये चारों हेड टू हेड ओवरलैप थे, तो ये चारों के चारों क्या बन गए, सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब इसी हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम लोग इससे नेक्स्ट कंपाउंड यानी इथेन में स्टडी करें, तो इथेन का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3 और CH3। ठीक है जी। अब हमने इसको स्टडी करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो एक आपका बॉन्ड हो गया इस तरह, एक हो गया इस तरह, एक हो गया इस तरह, और एक हो गया इस तरह। इसी तरीके से दूसरे कार्बन का एक x पे आपका ये ऑर्बिटल आ गया, ये y पे आ गया, ये आ गया, और ये आ गया आपका, सॉरी। ठीक है जी। अब ये आपके sp3 के आपके ऑर्बिटल हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये हेड टू हेड ओवरलैप हो रही है, ये 2px और ये 2px जो है वो आपस में हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है। हेड टू हेड ओवरलैप जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ये सिग्मा बॉन्ड। ये क्या बन जाएगा जी, सिग्मा बॉन्ड। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर वही वाली बात, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन,
तीसरा हाइड्रोजन, तो ये आपके पास तीन हाइड्रोजन CH3 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये आपके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास इथेन का स्ट्रक्चर है हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक। तो ये आपकी थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसको बुक में आपके मेंशन भी किया हुआ है कि sp3 के अंदर क्या होता है कि हमारे पास s का करेक्टर जो होता है वो 25% होता है और p ऑर्बिटल का जो आपका करेक्टर होता है वो 75% होता है जब आप इसको इंटरमिक्स करते हैं इन दोनों को। ठीक है जी। बहरहाल ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन थी sp3 की। अब मैं आपको एक क्रक्स देता हूँ या एक निमोनिक्स देता हूँ कि आप किसी भी कंपाउंड में कैसे आसानी से जज कर सकते हैं कि ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इस कंपाउंड में हुई हुई है। उसका बड़ा सा आसान हल है। वो हल ये है कि आप देखें कि जो भी कंपाउंड है उसमें कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। जितने कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है आप उससे इजीली जज कर सकते हैं कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। मिसाल के तौर पर मैंने सवाल क्या किया, मैंने ये कहा कि आप कंपाउंड को देख के जज कैसे कर सकते हैं कि वो कंपाउंड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। उस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन जज करने के लिए आप कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स देखेंगे। कार्बन के जितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे आप उससे आसानी से जज कर सकते हैं कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है। जैसे मैं कहता हूँ मीथेन के बारे में बात करते हैं, हमें नहीं पता ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp2 sp1 है। हमने एक कंपाउंड दिया गया और हमें कहा गया कि बताएं आप क्या सजेस्ट करते हैं। ये आपके एंटी टेस्ट में भी काम आएगी बात कि कैसे सजेस्ट करते हैं कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप इसके सिग्मा बॉन्ड देखें। अब कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब 1 s और 3 p, टोटल 4। यानी ये 4 ऑर्बिटल आपके बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आपके बॉन्ड जो होते हैं, ये आसान ट्रक बता रहा हूं आपको एंटी टेस्ट के लिए भी कि आपने अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ी, लेकिन आप किसी कंपाउंड को देख के कैसे जज कर लेंगे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। तो आप देखें कि कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए हैं। आपके सामने मीथेन है, वी डोंट नो कि ये sp3 sp2 sp1 है। मैंने देखा कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब 1 s और 3 p, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। इथेन को देख लो, यह कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया और बाकी ये भी 3 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये एक बेहतरीन आसान तरीका है कि आप किसी कंपाउंड को देख के कैसे जज कर सकते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है। अच्छा, एक बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक्स्ट्रा, ये भी चूंकि रेलिवेंट है इसलिए मैं स्टडी करवा रहा हूँ। देखिए बुक से हट के थोड़ी सी ग्रूमिंग भी होनी चाहिए, साथ में आपका थोड़ा सा माइंड भी ग्रूम हो, ताकि आप FSC के जो एंटी टेस्ट हैं उसके लिए भी कुछ चीज़ें साथ साथ सीखते जाएँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि लिमिटेड टाइम में जितनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ वो है। अब मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 पॉजिटिव और मेरे पास एक और है आइन, सॉरी CH3 नेगेटिव। एक कैटाइन है और एक एनाइन। और कोई मुझसे पूछता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं। अब हमने चूंकि कभी आइन की हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी नहीं किया, कभी आइन के बारे में सोचा ही नहीं, हम तो इसको जज ही नहीं कर पाएंगे। और ये एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं, MD कैट में क्वेश्चन आए हुए हैं ये वाले। अब आप कैसे जज करेंगे इसको? देखो कार्बन है और 1 2 3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी कार्बन 1 2 3 और ये जो नेगेटिव चार्ज है, असल में नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है पूरा पेयर। एक कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन और एक और इसने जिससे लिया हुआ है, तो वो पूरा पेयर होता है, वो भी बॉन्ड में ही शुमार किया जाता है। यहाँ पर देखो कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1 2 3 और यहाँ पे कितने बनाए हुए हैं? 1 2 3। ये इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज भी सिग्मा बॉन्ड गर्दाना जाता है। ये बेटे याद रखना है आपने, नेगेटिव चार्ज भी सिग्मा बॉन्ड गर्दाना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब 2 होते हैं तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आता है कि उसका अपना इलेक्ट्रॉन है, उसने जिससे गेन किया होता है, तो वो नेगेटिव चार्ज भी बॉन्ड के जुमरे में आता है। तो CH3 यानी कैटाइन है, कार्बोकैटाइन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए और कार्बन आयन में यानी कि 3, इसमें आपके पास 4 वो हैं, वो सिग्मा बॉन्ड बने हुए। और वो वाला फार्मूला अप्लाई करें जो मैंने आपको बताया कि जब आपने हाइब्रिडाइजेशन जज करनी है किसी कंपाउंड की, विदाउट अभी आपने उसकी थ्योरी और सारा नहीं समझा, तो आप उसमें कार्बन के सिग्मा बॉन्ड देना। इसमें कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 3। इसका मतलब 1 s 2 p, तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये जवाब है जी इसका। और अगर आप बात करते हैं एनाइन की, तो कार्बन के 1 2 3 और ये चौथा 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है 1 s और 3 p। इसका मतलब दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये एग्जांपल याद रखिएगा, कार्बोकैटायन कार्बो आयनाइंस में आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन, ये बुक में नहीं मेंशन, ये एक्स्ट्रा बात है इसलिए ताकि आपकी ग्रूमिंग हो एमडीकेट के लिए भी। तो ये आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिन के आप आराम से जज कर सकते हैं कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है।
तो ये थी बेटे आप लोगों की sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ।